अब हमने रेजिस्टिविटी की बात कर ली है, अब हम बात करने जा रहे हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को देखते हैं हम, या स्पेसिफिक कंडक्टेंस को। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को वहां पर आपने ये पढ़ा था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितने आयन होंगे वो उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगी। तो यहाँ पर उल्ट हो जाएगा, क्योंकि कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन रखती हैं। जी, और किसी को भी आवाज का इशू है? जी बताएं। नो सर, आवाज क्लियर है। नहीं सर जी, आवाज ठीक है। चलें जी, ठीक है। तो कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस की हमने बात कर ली कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है उसमें जितने आयंस होंगे उनकी कंडक्टेंस जो होगी वो कंडक्टिविटी कहलाएगी। अब ये रेजिस्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी ये उल्ट होती हैं एक दूसरे के। इनवर्सली का मतलब ये नहीं है, रेसिप्रोकल आप कह सकते हैं। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। क्या है? रेसिप्रोकल। तो के इज इक्वल टू 1/ρ हो जाएगा। ये इसे कप्पा कहते हैं। क्या कहते हैं? कप्पा। कंडक्टिविटी को डोनेट किया जाता है कप्पा से, और सिंबल के होता है। अब ये फार्मूला आपको पता है रेजिस्टिविटी का, वो क्या होता है? रो इज इक्वल टू आर A/L होता है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर फार्मूला पुट कर देंगे, R × A/L। तो L ऊपर चला जाएगा, K इज इक्वल टू 1/R × L/A। तो ये फार्मूला निकल कर आ गया, K इज इक्वल टू 1/R × L/A। कोई मुझे बता सकता है ये क्या है और ये क्या है? जी। सर एक कंडक्टेंस है और दूसरा सेल कांस्टेंट। हाँ जी बिल्कुल, ये कंडक्टेंस है और ये सेल कांस्टेंट है। मतलब यहां से क्या आपने अखज कर लिया है कि कप्पा की मदद से आप कंडक्टेंस फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं? कंडक्टेंस, क्योंकि कंडक्टेंस। ये तो कांस्टेंट होगा। तो कप्पा इज यूज टू डिटरमाइन द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस कितनी है वो कप्पा से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका यूनिट भी आप निकाल लेंगे, क्योंकि वेल नोन यूनिट्स हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब जो क्वेश्चन पूछा गया था उसकी हम बात करते हैं। तो हमारे पास आ जाता है स्पेसिफिक के बाद मोलर कंडक्टिविटी। देखिए थर्मोडायनेमिक्स में भी अगर आपने पढ़ी हो तो हम स्पेसिफिक हीट की बात करते रहे हैं पहले, उसके बाद हम बात करते थे मोलर की। शायद आपने बातें देखी हो उधर। मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं। मोलर कंडक्टिविटी में कंसंट्रेशन फिक्स होती है। कंसंट्रेशन यहाँ पर 1 मोल होगी। कंसंट्रेशन यहाँ पर 1 मोल होगी। तो हम क्या कहेंगे, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आइंस ऑफ दैट वॉल्यूम। उस वॉल्यूम में जितने भी आइंस मौजूद हैं, यानी 1 मोल सब्सटेंस का जो वॉल्यूम है उसमें जितने भी आयंस मौजूद हैं उनकी वजह से जो कंडक्टेंस होगी वो मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, इसको लैम्डा से डोनेट किया जाता है। लैम्डा एम मोलर इज इक्वल टू कप्पा इंटू वॉल्यूम। कप्पा इंटू वॉल्यूम। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर ये लैम्डा है, ये मोलर कंडक्टिविटी होती है। कप्पा आपको पता है कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी है। और वीज वॉल्यूम। वी क्या है? ये वो वॉल्यूम है विच कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट।
जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को रखता है, ये वो वाला वॉल्यूम है। अब बाज़ औक़ात पता है क्या होता है, आप मोलर की बात कर रहे हैं तो आपको मोलैरिटी भी दी जा सकती है, क्योंकि मोल आ गए हैं ना साथ, तो आपको मोलैरिटी भी दी जा सकती है। तो आप मोलैरिटी में ये फार्मूला कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो हम देखते हैं। अब आपको ये पता है मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम इन लीटर, ठीक हो गया जी। अगर यहाँ पर मोलर, क्योंकि एन 1 है, 1 मोल की बात करें तो ये 1 वॉल्यूम इन लीटर हो जाएगा। तो वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू 1/m हो जाएगा। आपको पता है ये लीटर में है, अगर मैं इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करूं तो 1000 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर। तो ये आपके पास किस में आ गया, वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको पता है कि लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू वॉल्यूम। तो यहां से आप फार्मूला लगा सकते, कप्पा इंटू 1000 ओवर एम। तो ये फार्मूला आपके पास निकल कर आ जाता है। अगर आपको मोलैरिटी दी हो तो आप इससे फाइंड कर सकते हैं। किसी को समझ ना आई हो तो वो पूछ सकता है। तो ये फार्मूला होता है। इसके बाद आपके पास आ जाता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मोलर की बात हमने कर ली है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की भी लगे हाथों बात कर लेते हैं हम। इक्विवेलेंट आपको पता है कि ग्राम इक्विवेलेंट की इसमें बात होगी, यानी नॉर्मल सॉल्यूशंस देखे जाते हैं यहाँ पर। तो कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। समझ आई इस बात की, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट में जितने आयंस प्रेजेंट है। 1 मिनट वेट करें जी। हम बात कर रहे थे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की, कि 1 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ग्राम इक्विवेलेंट जो है, उसकी कंडक्टेंस को आप क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। यानी 1 ग्राम इक्विवेलेंट, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट आपको पता है किसके इक्वल होता है, मॉलिक्यूलर वेट ओवर वैलेंसी फैक्टर इसके इक्वल होता है। ठीक हो गया जी। अगर ये बात होती नॉर्मल सॉल्यूशन में, ठीक है, ये बात होती नॉर्मल सॉल्यूशन में। अभी पहले आप सोए हुए थे मेरे ख्याल में, मैंने जब पूछा कि किसी को समझ नहीं आई। ये अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं तो उसी के मदद से आप इसको समझ लीजिएगा। सेम प्रोसीजर है। इक्विवेलेंट वेट की बात की हमने, मॉलिक्यूलर वेट को वैलेंसी फैक्टर से आपने डिवाइड करना है, तो ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकल कर आ जाएगी। अब देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जब भी आती है तो वो नॉर्मल सॉल्यूशन में बात करते हैं, नॉर्मल सॉल्यूशंस की हम बात कर रहे हैं यूजुअली। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो फार्मूला है वो होता है इक्विवेलेंट कप्पा इंटू वॉल्यूम। अब आप चाहते हैं कि इसको हम नॉर्मल में कन्वर्ट कर दें, तो कैसे आपको पता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ओवर वॉल्यूम इन लीटर। अब सब गौर से देख लीजिएगा कि कैसे आया वो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। यहाँ पर कितने, 1, क्योंकि हमने बताया 1 ग्राम इक्विवेलेंट की बात, तो 1 ओवर वॉल्यूम इन लीटर हो गया, 1 ओवर वॉल्यूम इन लीटर हो गया। तो नॉर्मल इज इक्वल टू 1 ओवर वॉल्यूम इन लीटर। अब मैं वॉल्यूम को एक्सचेंज करवा देता हूँ, वॉल्यूम यहाँ पर ले आते हैं और 1 ओवर नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मेलिटी हो जाएगी। तो आपको पता है कि
ये वॉल्यूम लीटर में मैं अगर इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहूं तो मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर, तो फिर जाकर ये नीचे ये सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। तो यहां से ये आता था, पीछे भी यही काम हमने किया है, पीछे भी जो काम हमने किया है वो इसी तरह से किया था। अब ये आप इसमें पुट कर देंगे वॉल्यूम की जगह पे, तो लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 ओवर नॉर्मल। तो इस तरह से ये आता है। अब भी किसी को समझ नहीं आई तो वो बता सकता है मुझे। क्लियर है सर। सर बेसिकली हम कंडक्टेंस को सेंटीमीटर क्यूब में मेजर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 1000 आ गया। हाँ जी, तो इस तरह हम क्वेश्चंस देखते हैं एक आध इसके ऊपर। फॉर 0.01 नॉर्मल NaCl सॉल्यूशन, इसकी रेजिस्टेंस आपको दी हुई है 200 और 25 डिग्री टेम्परेचर दिया हुआ है। अगर सेल कांस्टेंट जो वो कहता सीसी सेल कांस्टेंट अगर 1 हो तो आप कैलकुलेट करके दें लैम्डा ई बताएं आप। तो आपको फार्मूला पता है लैम्डा ई का, कप्पा इंटू 1000 ओवर नॉर्मल सॉल्यूशन एन। तो कप्पा यहाँ पर कितना है ये आपने फाइंड करना है, कप्पा आपने क्या करना है फाइंड करना है, और नॉर्मेलिटी दी हुई है और लैम्डा ई, बल्कि लैम्डा ई आपने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आप पहले तो के निकालेंगे, के निकालने के लिए आपको क्या पता है, इसको साथ लिखे रहने देते हैं। के इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट इनटू, 1 over resistance into L over A. हाँ जी, कंडक्टेंस। तो के क्या निकल कर आ जाएगा, सेल कांस्टेंट 1 है, कंडक्टेंस किसके इक्वल होती है 1 ओवर आर के रेजिस्टेंस के। तो 1 ओवर आर किसके इक्वल है 1 ओवर 200 के, क्योंकि रेजिस्टेंस 200 है। 200 K. तो Yes 1 sir. ओवर 200, नॉर्मेलिटी आपको पता है 0.01 नॉर्मल। तो आपके पास जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकल कर आती है वो 500 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट आ जाती है। ठीक हो गया, इस तरह से आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। आपने एक रिलेशन प्रूव करना है, मैं आपको बता देता हूं, लैम्डा एम एंड लैम्डा ई के दरमियान क्या रिलेशन है। इसका फाइनल एक्सप्रेशन निकल कर आता है, आप खुद से कर लीजिएगा, फार्मूला लिखें, ऊपर नीचे डिवाइड करें दोनों को, तो वैलेंसी फैक्टर निकल कर आ जाएगा। डिवाइड कीजिएगा खुद से, पहले तो ट्राई करनी है, ठीक है। ये फार्मूला होता है कि मोलर कंडक्टेंस ओवर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर। तो अगर आपको एक सब्सटेंस की मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे दी जाए तो आप उससे क्या फाइंड कर सकते हैं, वैलेंसी फैक्टर एक्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये बात हमने कर ली कंडक्टेंस की। अब हम मजीद देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंडक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स वो हम देखते हैं जी। जो वेरी फर्स्ट है हमारे पास वो है इंटर आयनिक अट्रैक्शन, यानी आयंस के दरमियान अट्रैक्शन कितनी है। अब याद रखें, अगर आयंस के दरमियान अट्रैक्शन ज्यादा है तो कंडक्टिविटी लेस होगी, कंडक्टिविटी लेस होगी अगर अट्रैक्शन जो है आयंस के दरमियान वो ज्यादा है। तो ये इनवर्सली होते हैं, आपको पता है मूवमेंट कम हो जाएगी। नंबर 2 फैक्टर है हमारे पास पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट।
तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो मोर पोलर सॉल्वेंट है जैसे वाटर हो गया, इनके पास एक चीज होती है जिसको आप डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका 80 होता है। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो प्रॉपर्टी होती है वाटर की जिसकी वजह से ये आयंस के दरमियान की जो फोर्स होती है, जैसे सोडियम और क्लोराइड, इनकी फोर्स को रिड्यूस कर देता है। और करता भी कितने टाइम है? 80 टाइम्स कम कर देता है। 80 टाइम्स रिड्यूस कर देता है। इसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो जितना अच्छा सॉल्वेंट होगा उतना ही वो फोर्स को रिड्यूस कर देगा। तो और कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। यानी कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की पोलैरिटी के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके बाद अगर आप बात करें, थर्ड फैक्टर जो है वो है विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। देखिए जैसे जैसे विस्कोसिटी इंक्रीज होती है, आपको पता है गाढ़ापन बढ़ता जाएगा, तो आयंस की मूवमेंट जो होगी, आयंस जो होंगे उनकी मूवमेंट कम हो जाएगी। मूवमेंट कम होगी तो कंडक्टिविटी जो होगी वो भी डिक्रीज कर जाएगी। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो है टेम्परेचर। ये हम देख भी चुके हैं। वैसे जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। कंडक्टिविटी क्या करती है? इंक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होती है आयंस की वो इंक्रीज करने कर जाती है। वो एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी होती है। और जो अट्रैक्शन की फोर्सेस होती हैं आयंस के दरमियान वो डिक्रीज कर जाती हैं। इसके बाद आ जाता है फिफ्थ फैक्टर, डाइल्यूशन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, डाइल्यूशन का फैक्टर, इसको समझने की जरूरत है। देखें डाइल्यूशन करने से आपको मैंने एक बात बताई थी कि आयनाइजेशन बढ़ती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है। अगर आपने इक्विलिब्रियम का चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें ऑस्टवर्ड लॉ पढ़ा था हमने। आयनाइजेशन इंक्रीज होती थी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो इंक्रीज करती थी। ये बातें आपने पढ़ी थी। तो इसकी रीजंस हो सकती हैं डाइल्यूशन। अब हम देखते हैं पहले तो इफेक्ट क्या होता है डाइल्यूशन का, यानी वाटर ऐड करने से क्या इफेक्ट होता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होती है या कंडक्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज करती है डाइल्यूट करने से सॉल्यूशन को। इसकी क्या रीजन होती है वो मैं अभी आपको बताता हूं। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है वो डिक्रीज होती है, और कंडक्टिविटी कंडक्टेंस जो होती है जनरल कंडक्टेंस वो तो इंक्रीज ही करेगी डाइल्यूट करने से। जबकि स्पेसिफिक की बात हम करें तो ये डिक्रीज होती है। और अगर हम दूसरी कंडक्टेंस जैसे लैम्डा एम एंड लैम्डा ई की बात करें तो इनकी जो कंडक्टेंस होती है वो इंक्रीज करती है जैसे जैसे आप डाइल्यूट करवाते हैं। ऐसा क्यों होता है वो भी हम देखते हैं अभी। ये आपने बातें अभी माइंड में रखनी है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यूज टाइप। देखें आपको एक बात पता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, पहले हम स्ट्रॉन्ग और वीक की बात कर लें। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो 100% टूट जाते हैं आयंस में। तो मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में पानी ऐड करने से वो फर्दर तो आयंस नहीं बनाएंगे, ये तो बात कंफर्म हो गई। तो होता क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के दरमियान अगर पहले वो फोर्स इतनी थी उनकी, यानी करीब करीब थे, जब पानी ऐड करते हैं आप तो वो दूर दूर हो जाते हैं। थोड़ी सी मूवमेंट जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है, जस्ट उनकी जो फोर्स होती है वो डिक्रीज कर जाती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। जबकि वीक के केस में क्या होता है? जी कोई बताना चाहेगा वीक के केस में क्या होता है? एनीवन?
आयोनाइजेशन होती है। तो डाइल्यूशन कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाती है। जी, एक ऑस्टवर्ड लॉ पढ़ा था, वो क्या कहता है? आयोनाइजेशन इंक्रीज हो जाती है। On dilution, degree of dissociation increases. हाँ जी Oswald law के accordingly. जी, बिल्कुल। आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज कर जाती है। तो वीक के केस में पहले 100 में से 5 मॉलिक्यूल जा रहे थे प्रोडक्ट्स में। अब क्या होगा? जब आप पानी ऐड करते हैं तो उनके दरमियान एक तो फोर्स भी डिक्रीज होती है, दूसरी बात जो नंबर ऑफ आयंस होते हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं। पहले 5 थे, अब 10 हो जाएंगे। तो वीक के केस में जो नंबर ऑफ आयंस होते हैं ऑन डाइल्यूशन वो इंक्रीज कर जाते हैं। ये बात आप याद रखें। अब हम बात करते कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है ये क्यों डिक्रीज करती है ऑन डाइल्यूशन? देखें यहां पर ना, अगर आपने थर्मो को अच्छे से पढ़ा हो, यहाँ पर हमने फिक्स कर दिया है क्या चीज? वॉल्यूम। यस सर, वॉल्यूम फिक्स कर दिया। वॉल्यूम फिक्स कर दिया गया यहाँ पर। मिसाल के तौर पर आपके पास ये 4 आयन हैं। मैं आपसे कहता हूं ये 4 आयन है 1 ml पानी में। कितने में? 1 ml पानी में। जब आप इसमें मजीद पानी ऐड करेंगे, मजीद पानी ऐड करेंगे इसमें, ये तो 1 ml की बात थी, मैं इसमें 20 ml और ऐड कर देता हूं। 20 ml और ऐड कर दिया। अब आयंस तो 4 ही हैं, आयंस तो 4 ही हैं, जबकि पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर गया है और जो कंडक्टेंस थी वो डिक्रीज कर गई है। समझ आई बात किसी को? कि वॉल्यूम तो बढ़ गया है, वाटर के जो आयंस हैं वो बढ़ गए हैं, जबकि जो ऑलरेडी जो सोल्यूट के आयंस थे, NaCl के आयंस थे, वो 4 के 4 ही हैं। ऑन एडिंग वाटर नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml डिक्रीजेस। 1 ml में जो आयंस थे वो डिक्रीज कर गए हैं और यही रीजन होती है जो कंडक्टिविटी होती है वो डाइल्यूट करने से स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करें वो डिक्रीज होती है। जी, किसी को समझ ना आई हो कि 1 ml में 4 आयन थे, उनकी कंडक्टेंस थी 20 साइमन थी आप कह लें। अगर आपने 10 ml और ऐड कर दिया है, अब आप जरा गौर करें तो वॉल्यूम के लिहाज से तो आयंस कम हो गए ना, वाटर के वॉल्यूम के लिहाज से। तो इट मींस वाटर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करता है, तो वाटर के आयंस बढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो 4 आयन थे वो 4 के 4 ही हैं। तो यहाँ पर जो आयंस आप बढ़ा रहे हैं, जो आप वो बढ़ा रहे हैं वाटर के आयंस, तो पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, जबकि जो नंबर ऑफ आयंस होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। तो वाटर के आयंस इंक्रीज होने की वजह से एज कंपेयर टू आपका जो सोल्यूट है वो डिक्रीज कर जाते हैं। जी, अब भी किसी को समझ ना आई हो तो बताएं। बाकी हमने देख लिया है कि बाकी की क्या रीजन होती है। ये जो लैम्डा m एंड लैम्डा e है इसकी आपको रीजन बता दी है कि इनके केस में ये डिपेंड करते हैं, ये मोलैरिटी पर डिपेंड करता है ज्यादा और ये डिपेंड करता है नॉर्मेलिटी के ऊपर। तो जैसे आपको पता है आप डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं तो मोलैरिटी जो होगी वो डिक्रीज करती, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम है ना। तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो मोलैरिटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज करेगी। तो यहां से ये रीजन होती है कि लैम्डा m और लैम्डा e ऑन डाइल्यूशन ये
इंक्रीज कर जाते हैं। तो ये कंडक्टेंस का चैप्टर हमारा यहाँ पर एंड होता है। किसी का भी कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? काइंडली टेम्परेचर का इफेक्ट बताइएगा कंडक्टर्स पे, जस्ट वर्बली एक बार रिपीट कर दें। टेम्परेचर बढ़ाने से जो आयंस होते हैं उनके दरमियान जो फोर्सेस होती हैं, एक तो वो वीक होती हैं। कंडक्टेंस का मतलब ही होता है कि मूवमेंट ऑफ आयंस। तो टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है मॉलिक्यूल्स की। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से जो मॉलिक्यूल होते हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं हाई स्पीड से। जी, और कोई सवाल? आप लोग दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करें, फिर हम क्विज को डिस्कस करते हैं।